सीमा को कुछ दूरी पर कोने में पड़ी ईंटें मिल जाती हैं और वो उनमें से 6 ईंटें उठाकर ले आती है। ये लीजिए भाभी, मैं तो पत्थर ढूंढ रही थी, किस्मत से मुझे ये ईंट मिल गई। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। ला, अब मैं इन्हें मिट्टी से लीप देती हूँ। धूप और गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस कुछ ही देर में ये ईंट सूखकर कड़क हो जाएगी। तब तक मैं बोरे में से बर्तन निकालकर साफ करके रख लेती हूँ और खाना बनाने का सामान भी निकाल कर रख देती हूँ। हाँ, चूल्हा तैयार होते ही हमें खाना बनाने में जुट जाना पड़ेगा। आज तो हम अपने साथ लाई सब्जियों से काम चला लेंगे। कल सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर लाएंगे। साधना सभी ईंटों पर मिट्टी का लेप लगाकर धूप में रखकर सुखा लेती है, फिर उन्हें चूल्हे की तरह जोड़कर रखती है। इस तरह चूल्हा तैयार हो जाता है। लो भाई, अब तो चूल्हा भी तैयार हो गया हमारा। भाभी, सच में हम दोनों तो बड़ी होशियार हैं। सही है। वो देखो, माजी और सोनू बोरा भरकर पत्तियां और सूखी टहनियां लेकर आ रहे हैं। चूल्हा जलाने का इंतजाम भी हो गया। अब सबसे पहले हम सबके लिए चाय बनाएंगे। भाभी, हमारी इस खेत वाली रसोई में तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। गांव वाली रसोई में तो हमारे इतने बुरे हाल हो जाते थे कि बस पूछिए मत। और नहीं तो क्या, दोपहर को तो भट्टी की तरह तपती थी हमारी रसोई। खाना बनाने का तो मन ही नहीं करता था, और यहाँ तो खाना बनाने का सोचकर ही अच्छा लग रहा है। सरला बोरे में खूब सारी पत्तियां और सूखी टहनियां लाई थी। सीमा उन्हें चूल्हे में अच्छे से जमा लेती है और माचिस से आग जलाती है। कुछ ही पलों में चूल्हा जलने लगता है। वाह, इतनी गर्मी में खेत में हमारी रसोई भी बन गई और हमारा चूल्हा भी जल गया। कमाल कर दिया तुम दोनों ने। और बहू, रात के खाने में खिचड़ी ही बना लो बेटा। तुम दोनों ने दिन भर काम किया है, थक गई होगी। दोनों भाइयों ने पानी की व्यवस्था कर दी थी। शाम को सब चूल्हे पर बनी सौंधी महक वाली चाय पीते हैं और फिर रात में गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर दोनों भाई बाहर बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो वहीं तीनों औरतें और सोनू झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, रात को तो खेत की ठंडी ठंडी हवा में बड़ी ही अच्छी नींद आई है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हुआ। सही बात है भैया, मेरी भी अच्छी नींद हो गई। वहाँ गांव में तो मजाल है कि इतनी गर्मी में एक पल के लिए भी गहरी नींद आ जाए। ये झोपड़ी तो हमारे छोटे से घर से भी छोटी है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा की वजह से घुटन का एहसास ही नहीं हुआ। तो फिर बताइए आप लोग, हमारा फैसला सही था या गलत? बिल्कुल सही था, हमें भी अच्छा ही लग रहा है यहाँ। थोड़ी देर के बाद दोनों भाई खेत पर काम करने जाते हैं। दोपहर को साधना और सीमा अपनी खेत वाली रसोई में खाना बनाकर दोनों भाइयों को बुलाने के लिए जाती हैं। सुनिए, खाना बन गया है, आप लोग खाना खा लीजिए। खेत के पेड़ पर लगी ताजा सहजन की फलियों की सब्जी बनाई है हमने। हाथ से पीसे मसाले की बनी, चूल्हे का सौंधा स्वाद भी है उसमें। वाह भाई, सुनकर ही तेज भूख लग गई। अब तो चलना ही पड़ेगा। दोनों भाई खुरपी छोड़कर कुएं के ताजे पानी से हाथ मुंह धोते हैं और झोपड़ी की ओर जाने के लिए निकलते हैं। तभी पड़ोस के खेत में काम कर रहे राजेश और गौतम की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। तुम लोग तो बिल्कुल ही बौरा गए हो भाई। हाय हाय भला इतनी गर्मी में खेत में आकर भी कोई रहता है क्या? अरे सरकार ने तो पहले ही चेतावनी दी है, और इस कड़कती गर्मी में तुम लोगों ने खेत में ही अपने रहने का घर बना लिया है। हैं? देखना कहीं जानलेवा गर्मी में मरमुरा न जाओ तुम लोग। अरे भाई, जान प्यारी है तो ये पागलपन छोड़कर अभी भी घर लौट जाओ। जान से हाथ धो बैठोगे वरना। यहाँ तो हमें कुछ नहीं होगा काका, लेकिन वहाँ गांव में रहते तो जरूर मर जाते। यहाँ तो गांव की अपेक्षा ज्यादा ठंडा है। रही बात बिजली की, तो वैसे भी गांव में बिजली के जो तार लगे हैं उससे दिन में कुछ ही घंटे बिजली देते हैं। यहाँ तो बिजली की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ न रोशनी की कमी है और न हवा की। और फिर सबसे बड़ी बात कि यहाँ रहकर खेत की देखभाल भी हो जाती है। यहाँ हमारा घर है तो इन्हें गर्मा गर्म खाना भी मिल जाता है और थकान होने पर इनका आराम करना भी हो जाता है। जवाब तो हर चीज का है तुम लोगों के पास, लेकिन देखते हैं खेत में तुम लोगों की गृहस्थी और रसोई कब तक चलेगी। कुछ ही दिनों में भूत उतर जाएगा तुम लोगों का। बस 1-2 दिन की बात है, फिर देखना कैसे उल्टे पांव भागकर वापस आओगे गांव में। खेत में रहना कोई बच्चों का खेल है क्या? सब लोग हंसी उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों भाइयों का अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है और खेत में बनी रसोई में आकर खाना खाते हुए कहते हैं, सब लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये जो खेत में बसेरा बनाकर और रसोई वगैरह तैयार की है ना हमने, इसे देखकर लोग हमारा खूब मजाक उड़ा रहे हैं। आपको लोगों का मजाक उड़ाना दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ रहकर हमें जो फायदे मिल रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, यहाँ की ठंडक में कितना सुकून है। गांव में ये सब कहाँ है? लोगों को मजाक उड़ाने दो बेटा। हमें तो इस गर्मी में अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि लोगों के मजाक उड़ाने से दुखी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है आप माँ जी।
वैसे भी बहू ने मोबाइल पर दिखाया था ना हमें कि गर्मी बढ़ने वाली है, सब लोगों को हरियाली और ठंडक के पास रहना चाहिए। गांव के चौपाल पर लगे टीवी में भी तो यही सब बता रहे थे। इसलिए तो जिनके पास कूलर और गर्मी से बचने के लिए साधन है वो घर में दुबक कर बैठ गए। मगर हम क्या करते? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से ये दोनों बेचारी टीन की छत के नीचे बनी भट्टी की तरह तपती रसोई में रोटी सेकती थी तो लगता था जैसे खुद को ही सेक रही हो। बात तो बिल्कुल सही है माँ। बात सही है तो फिर लोगों की बातों की परवाह करके खुद को दुखी करके क्या फायदा है? मत ध्यान दिया करो लोगों की बातों पर। दोनों भाई भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। अगले दिन सुबह नाश्ते में साधना चूल्हे पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। सीमा दोनों भाइयों सरला जी और सोनू को नाश्ता परोसती है। खेत की खुली खुली रसोई में ये चूल्हे पर बने सोंदे सोंदे पराठे खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। सही बात है भैया, वो गांव की उमस और गर्मी से भरी रसोई से तो ये खेत में बनी रसोई कई गुना ज्यादा अच्छी है। इन दोनों को भी खाना बनाते हुए पसीने से नहाना नहीं पड़ता। पराठे बड़े मजेदार बने हैं बहू। चलो अब तुम दोनों देवरानी जेठानी भी नाश्ता कर लो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। सरला जी बड़े प्यार से दोनों बहुओं को पराठे बनाकर खिलाती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में काम करके राघव को लू लग जाती है और वो बुखार में तपता हुआ घर आता है। उसका लाल लाल चेहरा देखकर सरला समझ जाती है कि उसे लू लगी है। घबराओ मत बेटा, ये लू के लक्षण है। सीमा बहू जल्दी से कुएं का ठंडा पानी लेकर आ। मैं इसे ठंडे पानी की पट्टियां करूंगी तो लू उतर जाएगी और जल्दी आराम मिलेगा। अभी लाई माँ जी। साधना जरा झोपड़ी के अंदर केले के पत्ते बिछा दे, हम राघव को उस पर लटा देते हैं, ठंडक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। माँ जी सुबह मैंने पेड़ से ताजे कच्चे आम तोड़े हैं, मैंने उसे चूल्हे में भुनने के लिए रखे थे, मैं उनका पन्ना बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटा जल्दी लेकर आ, और सुन उसमें थोड़ा नमक और भुना हुआ जीरा भी डाल देना। सीमा ताजा पानी लेकर आती है। सरला राघव के कपड़े ढीले करती है और उसके पूरे शरीर पर ठंडी पट्टियां करती है। तब तक साधना पन्ना बनाकर लाती है। ये लीजिए आम पन्ना पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब तो बुखार भी उतर गया है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। मैं तो घबरा ही गया था माँ। साधना आम पन्ना बहुत स्वादिष्ट है, तुम लोग भी ले लो और मोहन को भी दे दो। खेत की रसोई के चूल्हे में सिके ताजे कच्चे आम का कमाल है ये, मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। चलो भाई भगवान का शुक्र है। वो तो अच्छा था कि खेत से ये जगह पास थी तो तुरंत पहुँच गया, और यहाँ राहत का सब सामान भी था तो तुरंत आराम भी मिल गया। अब तो दोनों भाइयों को भी खेत में रहना अच्छा लगने लगा था। दोनों काम करते हुए थक जाते थे तो बीच बीच में आराम करने के लिए घर आ जाते थे। कितनी बढ़िया जिंदगी है भैया। अच्छा है हम यहाँ रहने आ गए, लेकिन गांव वालों का मजाक उड़ाना तो अब तक रुका ही नहीं। मुझे तो अब उनकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तू भी उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। यहाँ इन लोगों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी और उधर गांव वाले बढ़ती गर्मी से और ज्यादा बेहाल हो रहे थे। ये सूरज आग उगलना कब कम करेगा भाई? लगता है कि हमें भस्म करके ही मानेगा। घर के बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बच्चे तो बेचारे छुट्टियों में भी घर में कैद होकर रह गए हैं। बेचारे राम प्रसाद काका तो गर्मी के कारण बीमार ही पड़ गए हैं। बिजली भी तो बार बार चली जाती है, पंखा भी कहाँ से चलेगा। यहाँ कभी कभार ही सही बिजली तो है। यहाँ पक्के मकान और पंखे वगैरह भी हैं हमारे पास, तो भी हम परेशान हैं। लेकिन वहाँ खेत में रह रहे उन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आराम से हैं। हाँ भाई, हैरानी की बात है कि वो लोग तो इतनी गर्मी में भी खेत में बड़े आराम से रह रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। कुछ दिन बाद तो गर्मी का पारा और चढ़ जाता है और गांव वालों की हालत बद से बदतर हो जाती है। गर्मी से राम प्रसाद जी की हालत और खराब हो जाती है और साधना और सीमा उनसे मिलने के लिए आती हैं। इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। ये हम खेत के कुछ ताजे कच्चे आम लाए हैं, आप इन्हें आम पन्ना बनाकर दे दीजिए। ताजे कच्चे आम के पन्ने से गर्मी में बड़ी राहत मिलती है। वैसे यहाँ की हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तो बिजली भी परेशान कर रही है। वहाँ खेत में हमें इन सब चीजों की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ आप सबको परेशानी में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम सब पड़ोसी जो हैं, हमारी मानिए तो कुछ दिनों के लिए इस गर्मी के कहर से बचने के लिए आप लोग भी अपने अपने खेतों में चल कर रहिए। ये फालतू की सलाह अपने पास ही रखो बेटा। हमें क्या तुम्हारी तरह किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम अपने घरों की छत को छोड़कर वहाँ खुले खेत में आकर रहे। सबको खेत में रहने के फायदे समझाने के बावजूद भी कोई उनकी बात नहीं मानता। दोनों खेत पर लौट आती हैं और गांव के हालात सरला और दोनों भाइयों को बताती हैं। गांव के हालात तो और भी खराब हो गए हैं। गर्मी और लू से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा है कि हम लोग सही समय पर यहाँ आ गए। उन लोगों के घरों में तो पक्की छत भी है भाभी। हमारी आग उगलती टिन की छत के नीचे तो हम कब के जलकर राख हो चुके होते।
सही है सीमा, जरा सोचो अगर उस दिन वो आइडिया ना आता तो। हाय हाय, एक तो ये जानलेवा गर्मी, ऊपर से टीन की छत से टपकती आग। ऐसा लगता है कि इस भट्टी जैसी रसोई में हमारी तंदूरी कबाब बन जाएगी भाभी। क्या करे, खाना बनाना भी तो जरूरी है ना। ऐसा लगता है कि रोटी के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं। हाय भाभी, अब ये खाना हमें इतनी गर्मी में खेत पर भी पहुंचाना है, कितना मुश्किल है ये। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों भाई बेचारे खेत छोड़कर घर भी तो नहीं आ सकते हैं ना। आ गए तो पीछे से जानवर फसल का नुकसान कर देंगे। दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और दोनों भाइयों का टिफिन पैक करके खेत के लिए निकलती हैं। उन्हें धूप में जाता देखकर पड़ोसी तंज कसते हुए कहते हैं, देखो तो कितने गरीब हैं बेचारे, घर की बहुओं को इतनी धूप और गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता है उनकी हालत पर। आप लोगों को हमारी कितनी फिक्र है, ये आपके तंज भरे लहजे से साफ नजर आ रहा है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पागल नहीं है। हमें भी अपना अच्छा बुरा समझ में आता है।